सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं अपने चैनल में, एक नई सीरीज जिसमें हम बेसिक्स की थ्योरी क्लासेस चालू करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले इकोनॉमी उठाया है। इकोनॉमी कॉन्सेप्चुअली इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मुश्किल से शुरू करते हैं। इकोनॉमी उठा लिया, उसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अब कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बहुत अर्नेस्ट और बहुत कीन रिक्वेस्ट। आज एक नई शुरुआत करने वाले हैं, इसलिए आपके फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। मैं जनरल आपसे नहीं पूछ रहा कि बाकी वीडियोस कैसे लगते हैं, सिर्फ इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कमेंट अभी मत करिए, पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आपके जो भी फ्रैंक ओपिनियंस है, अच्छा क्या लगा, बुरा, अगर कुछ बुरा भी लग रहा है वो भी प्लीज लिखिए, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अक्सर वीडियोस में मैं कमेंट के ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करता, पर इस बार मैं बहुत कीनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी इकोनॉमी कवर करना चाहता हूं और बेसिक से पूरा एडवांस तक लेके जाऊंगा। पर क्या मेरा डायरेक्शन सही चल रहा है, क्या मेरी अप्रोच सही चल रही है, बातें समझ में आ रही हैं आपको, रिलेवेंट लग रही नहीं लग रही है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि मैं सब कुछ आप ही के लिए कर रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए कर रहा हूं। तो फिर आपका फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो प्लीज मुझे जज करिए, इस वीडियो को जज करिए और कमेंट करिए क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, फ्रैंकली, क्योंकि उन्हीं इनपुट्स के बेसिस पर मैं सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज अपना 30 सेकंड निकाल के कमेंट जरूर करिएगा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने चैनल को और इस कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन देना, ठीक है। तो अब अच्छा, कमेंट अभी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, पहले वीडियो देखो फिर कमेंट करना, ठीक है। चलिए, तो आज इकोनॉमिक्स बेसिक्स वन की बात करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे इनकम अकाउंटिंग की। अब यहां पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स आपको मुश्किल क्यों लगता है? बहुत सिंपल सा रीजन है। अ, आप डायरेक्टली डेफिनेशंस पे जंप करते हैं, ठीक है, इसलिए मुश्किल लगता है। जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी एंड सो ऑन, आप सीधे उस पे जंप मत करिए, ठीक है। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताना मैं भूल गया। ये जो भी सीरीज बनाऊंगा मैं, उसमें जो मैंने रेफरेंसेस या हेल्प्स लिए हैं, उसमें मैंने एनसीईआरटी की हेल्प ली है, वो मैंने काफी पढ़ी है। उसके बाद गवर्नमेंट वेबसाइट्स, इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट। एंड जब मैं एमबीए कर रहा था अपना आईएम अहमदाबाद से, वहां पे भी हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वहां पे जितनी भी नॉलेज मैंने गैदर करी है, उन सबको मिला जुला के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। हाँ, तो मैं इस बात पे वापस आता हूं। डेफिनेशन पे शुरुआत में जंप मत करिए। मैं चाहता तो पहली साइड में लिख देता कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, डेफिसिट क्या होते हैं, आप रट भी लोगे, पर एग्जाम में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा और आप फंस जाओगे, जो फंसते रहते हो कई बार, ठीक है। कहानी बेसिक से शुरू होती है, तब जाके भी ग्रेजुअली रीच देयर और फिर कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके, जो हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक शुरू कहां से होता है? जीडीपी, जीएनपी तो एंड प्रोडक्ट है, शुरू पता है कहां से होता है? प्रोडक्शन, हाउस होल्ड, फर्म, उसके बाद गुड्स क्या होते हैं एंड सो ऑन, मैन्युफैक्चरिंग, उन सब से, जिसको हम बड़ा आसान समझ के स्किप कर देते हैं, फिर एकदम से लेवल उठ जाता है और हम समझ नहीं पाते बातों को। तो बिल्कुल बेसिक से कहानी शुरू करेंगे और ग्रेजुअली देखना कितना इजीली आप जीडीपी, जीएनपी एंड ऑल दी हायर टर्म्स तक पहुंच जाओगे, और फिर हम आगे जाके सारे फैक्ट्स की बात भी करेंगे, ठीक। पर पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इंडियन इकोनॉमी के फैक्ट्स चालू कर सकते हैं। बात समझ गए फ्रेंड्स? आइए कहानी शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में। अब एक छोटी सी बात समझिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अकाउंटिंग करने वाले हो किस चीज की? इनकम की। किसकी इनकम? किसी कंट्री की इनकम की, नेशनल इनकम जो बोलते हैं। तो किसी भी नेशन की इनकम या वेल्थ जिसकी आप लोग अकाउंटिंग करना चाहते हो, वो होती क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन की इनकम? व्हाट डू यू मीन बाय नेशन की वेल्थ? क्या उसका मतलब रिसोर्सेज होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंट्री में रिसोर्सेज क्या होते हैं? वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या इन मिनरल्स या रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी से वेल्थ बनती है? मतलब जिसके पास रिसोर्स ज्यादा हो गए वो ज्यादा वेल्थी बन गया? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरुआत, द इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अ नेशन डज नॉट सोनली डिपेंड ऑन द मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आपके देश के पास सिर्फ रिसोर्सेज हैं, उसी के बेसिस पर आप वेल्दी नहीं हो सकते, और भी चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे देश मिलेंगे आपको जहां पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, पर दे आर नॉट डेवलप्ड, उनकी वेल्थ या इनकम वो अभी भी पुअर कंट्रीज में गिने जाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मेनी अफ्रीकन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया की बात कर लो, कीनिया की बात कर लो, रिसोर्सेज कम है क्या इनके पास? जंगल भरे पड़े हैं, मिनरल्स भरे पड़े हैं, नदियां भरी पड़ी हैं, फिर भी ये पुअर में गिने जाते हैं। कई ऐसी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी है, साउथ अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जहां मिनरल्स बहुत सारे हैं पर गरीबी है वहां पे, ठीक। जापान की बात कर लो, जापान के पास रिसोर्सेज अपने आप के बहुत कम है, पर डेवलपमेंट में कितना ऊपर है वो लोग। एक एग्जाम्पल और दूंगा फ्रेंड आपको,
एज पर माई ओन एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया था, मैंने दोनों कंट्रीज के लोगों से बात करी और पूरा ऑब्जर्व करके जो मेरी समझ में आया, आई एम कंपेयरिंग टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मलेशिया और सिंगापुर पड़ोसी हैं, पर एक प्रॉब्लम है। वैसे दोनों कंट्रीज बिल्कुल अंडर डेवलप्ड नहीं, अच्छी खासी डेवलप्ड है ऑब्वियसली, पर मैं इनका आपस में कंपैरिजन कर रहा हूं। अब ऑब्वियसली मलेशिया से ज्यादा डेवलप्ड सिंगापुर है, पर मलेशिया भी अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्री से बेटर है। पर रिलेटिव कंपैरिजन देखिएगा मलेशिया सिंगापुर का, रिसोर्सेज सिंगापुर के पास बहुत कम है और मलेशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, जंगल, पानी, उसके बाद मिनरल, सब कुछ मलेशिया के पास बहुत ज्यादा है, पर डेवलपमेंट कहां ज्यादा है? सिंगापुर। जबकि रिसोर्सेज बहुत कम है, क्योंकि सिंगापुर में यूटिलाइजेशन बेटर हो गया था। ठीक है, आप इंडिया में ही बात कर लो, हमारे मिनरल रिसोर्सेज कहां मेनली फाइंड होते हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। पर अगर मैं मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स की बात करता हूं, तो वहां पे कौन से स्टेट्स आते हैं? कुछ साउथ के स्टेट्स आते हैं, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका, केरला हो गया, फिर गुजरात, महाराष्ट्र हो गया। तो रिसोर्सेज कहीं और है, डेवलपमेंट कहीं और जा रहा है। ठीक है, सिर्फ रिसोर्सेज के प्रेजेंट से इनकम या वेल्थ जनरेट नहीं होती, और भी फैक्टर्स होते हैं। और वो क्या होते हैं? हमें इन रिसोर्सेज को प्रोडक्शन लाइन में लाना पड़ता है, इन रिसोर्सेज को इनपुट बना के उनको आगे प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें वैल्यू ऐड करना पड़ता है। वैल्यू ऐड करने के बाद जो चीज बनती है वो ज्यादा पैसा देती है आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसके और क्लियर करता रहूंगा, आपको समझ गए? तो सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं, उसका यूटिलाइजेशन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक वेल्थ नहीं बनेगी। अब आगे देखिए। सो बेसिकली इकोनॉमी काम कैसे करती है? पीपल कंबाइन देयर एनर्जीज with natural and man-made environment within a certain social and technological structure to generate a flow of production by using these resources। या तो अपने होंगे या इंपोर्टेड होंगे। ठीक है, तो सब लोग मिलके उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में, जो कुछ हद तक नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है, उसमें विद इन द गिवन सोशल फ्रेमवर्क एंड द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम मिलके प्रोडक्शन करते हैं, आउटपुट निकलता है, मार्केट चलता है और हमारी इकोनॉमी में वेल्थ या इनकम जनरेट होती है। और इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखा आपने, रिसोर्सेज जब प्रोडक्शन लाइन में जाएंगे तो आखिरी में क्या बनेगा? अगला टर्म में जो बताने वाला हूं आपको, गुड या गुड्स या सर्विसेज, अब दोनों की बात कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। पहले मैं मेनली गुड की बात करूंगा कि गुड्स क्या होते हैं, अब उस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो प्रोडक्शन लाइन में आप किसी चीज को लाए, उसे प्रोडक्शन में लाए तो गुड्स बनेंगे। अब गुड्स को हमें क्लासिफाई करना है कि गुड्स कितने तरह के हो सकते हैं। गुड्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो हम बाद में जाके हायर टर्म्स पढ़ेंगे ना, उसमें इन्हीं का डिस्क्रिप्शन, इन वर्डों का इस्तेमाल होगा एग्जैक्टली इस तरह से। उसमें फाइनल गुड्स का इस्तेमाल होगा, उसमें इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए उनका मतलब जानना बहुत जरूरी। ठीक, तो ये फाउंडेशन क्लास अगर बढ़िया तरीके से कर लिया आपने, तो देखना हायर टॉपिक्स को आप इतने आराम से सेल कर जाओगे। चलो, गुड्स मेनली दो तरह के होते हैं, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अब इसका एग्जांपल देखते हैं बड़े सिंपल तरीके से। मान लीजिए मेरे पास कॉटन के फार्म्स हैं। ठीक है, अब जो कॉटन के फार्म होते हैं, उसमें पहले कॉटन बना तो किसान ने कॉटन किसको दिया? कॉटन सीधे यूज नहीं होता, उसके बाद क्या बनता है? उसके यार्न बनते हैं, YARN जो बोलते हैं ना, तो पहले कॉटन होता है। ठीक है, उसके बाद उसके यार्न्स बनते हैं। यार्न्स जो होते हैं धागे जैसे, उसको फिर हम कहां देते हैं? टेक्सटाइल कंपनीज के पास, जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज होती है। और फिर वहां से टेक्सटाइल कंपनी वाले जो बड़े बल्क में टेक्सटाइल बनाते हैं, फिर फाइनली जो रिटेल शॉप्स होती हैं, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, आउटपुट जो जिसको हम बोलते हैं, जहां पे क्लोथ्स वगैरह बनते हैं ना, तो फिर क्लोथ बनता है जाके। तो पहले कॉटन होता है, जिससे यान बनते हैं, धागा, और धागे से कपड़ा बनता है। कपड़े से फिर आप जो टी शर्ट्स पहनते हो, जीन्स वीन्स, वो दुनिया भर की चीजें बनती है। तो देखा आपने, फिर हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें कॉटन नहीं मिलता, हमें क्या मिलता है? उसकी टी शर्ट मिलती है। तो टी शर्ट जो होगी ना, उससे बोलेंगे फाइनल गुड। तो जब वो शुरू कॉटन से होता है, तो ये जो चारों आइटम्स हैं आपके, इसमें आपकी इकोनॉमिक साइकिल चल रही है, प्रोडक्शन साइकिल चल रही है। पहले कॉटन, फिर यार्न, फिर टेक्सटाइल, फिर क्लोथ। जब क्लोथ बन गया, टी शर्ट बन गई, तब आप दुकान पे आके टी शर्ट खरीद लेते हो। जैसे ही टी शर्ट खरीद लिया आपने, तो आपका गुड और आगे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, वो इकोनॉमिक साइकिल से बाहर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही कॉटन यार्न बनता है, तो ओरिजिनल कॉटन की प्रॉपर्टी छूट जाती है, वो अपनी फॉर्म बदल चुका होता है। यार्न जब टेक्सटाइल बन जाता है, वो धागा नहीं रहता, फिर पूरा कपड़ा बन जाता है। और टेक्सटाइल जब कपड़ा रहता है, तो फिर वो बल्क में नहीं रहता। समझे आप बात? तो जब भी कोई गुड दूसरे लेवल पे जाता है, तो उसका प्रोसेस
या फॉर्म चेंज होता है और फिर आखिरी में चीज बन जाती है। ये फाइनल चीज कहलाती है आपकी फाइनल गुड। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज जिसको आप आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर एक ऐसी चीज जो आपकी एक्टिव इकोनॉमिक साइकिल से बाहर हो चुकी है। ठीक है, अब आप टी शर्ट लाके उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाले अंडर नॉर्मल कंडीशंस। कई लोग उस पर डिजाइन बनाते हैं, मैं उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा, तो तब उससे बोलेंगे फाइनल गुड। पर यहां पे एक बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये फाइनल गुड हो गया। कॉटन, यार्न, टेक्सटाइल, ये सब कौन से? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब जो बीच के रास्ते में आते हैं। गुड्स तो ये भी हैं, पर क्या ये फाइनली यूज हुए? नहीं। इसको यूज करा गया, मतलब क्या ये अनट्रांसफॉर्म्ड है? नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बनाया जाता है, जो बनते बनते फाइनल गुड बनता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोसेस के बीच में होते हैं और उनकी फॉर्म ट्रांसफॉर्म करी जाती है, उनको आगे चेंज करके कुछ और बनाया जाता है। ठीक है, पर फाइनल गुड में ऐसा नहीं होता। फाइनल गुड जो बन गया उसको वैसे इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक, तो ये अंतर होता है फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में। पर यहां पे एक बहुत जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, एक छोटा सा चेंज ध्यान रखना पड़ेगा। वो ये देखिए, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो गुड आगे ट्रांसफॉर्म या चेंज होता है वो इंटरमीडिएट है और जो ट्रांसफॉर्म नहीं होता वो फाइनल है। ऐसा नहीं है, देयर आर एक्सेप्शंस। और वो क्या है, सुनिए। मान लीजिए, आप जानते हैं ना, चाय के बागान होते हैं। ठीक है, आसाम वगैरह में, बंगाल में भी कुछ जगह पे हैं। अब वहां से चाय की पत्ती तोड़ी गई, फिर पूरी फैक्ट्री से निकल विकल के आपकी चाय पत्ती बनती है। ठीक है, जो टी के पैकेट्स आते हैं, ताजमहल, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, वो सब। ठीक है, अब आप जाते हो मार्केट, वो खरीद लाते हो। आपने जैसे ही चाय पत्ती खरीदी, तो जो चाय का पैकेट था ताजमहल वाला या फिर ब्रुक बॉन्ड का, वो आपने खरीद लिया। सो वो फाइनल गुड हुआ क्योंकि वो आपने खरीदा। अब वो जो चीज है वो इकोनॉमिक साइकिल से बाहर हो चुकी है। पर एक प्रॉब्लम है, क्या हम चाय की पत्ती का जो पैकेट खरीद के लाते हैं रेड लेबल का, क्या उसे फाइनल गुड मान सकते हैं? एक प्रॉब्लम है। पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर आप समझ पा रहे हैं, हम चाय की पत्ती को ऐसे ही तो खा नहीं जाते। हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जो डेफिनेशन हमने ट्रांसफॉर्म की बताई थी वो तो गड़बड़ हो गई हमारी, क्योंकि चाय पत्ती जो हम मार्केट से रेड लेबल का बॉक्स खरीद के लाते हैं उसको हम फाइनल गुड मानना चाहते हैं। पर ये हम भी जानते हैं कि उसको हम कंज्यूम कैसे करते हैं। एक पतीले में पानी डलेगा, दूध डलेगा, चाय पत्ती डलेगी, अदरक डलेगा, तब पीते हैं उसको। तो हम तो उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने उसे ट्रांसफॉर्म किया, इसका मतलब डू वी मीन टू से कि वो पैकेट इंटरमीडिएट गुड बन गया? बिल्कुल नहीं, वो अभी भी फाइनल गुड है। क्योंकि जो हमने ट्रांसफॉर्म किया उसे घर पे लाके, उसका कोई हमने इकोनॉमिक यूज नहीं किया। उसको हमने चाय अपने पीने के लिए बनाई, कोई इकोनॉमिक यूज या फिर उससे फायदा लेने के लिए नहीं बनाई। उसको बेचने के लिए हमने चाय नहीं बनाई। ठीक है, अब फर्क देखा आपने? अगर मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूं और मैं चाय का पैकेट लेता हूं, वो मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं चाय बना सकूं अपने कस्टमर्स के लिए, तो फिर वो टी का पैकेट मेरे लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड। पर अगर चाय पत्ती मैंने अपने घर के लिए खरीदी है, जिसको बना के मैं खुद पीने वाला हूं, मैं उसको बेचने नहीं वाला, कोई इकोनॉमिक यूज नहीं करने वाला, तो फिर वो क्या होगा? फाइनल गुड। तो सिर्फ फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, उसका फाइनल इकोनॉमिक यूज कैसा होने वाला है इस पर भी डिपेंड करता है कि वो चीज फाइनल गुड होगी या इंटरमीडिएट। अब फर्क समझ गए? तो जो गाड़ी बन के आती है, कोई आपने कार खरीद ली, वो होती है फाइनल गुड्स। पर जो बीच में चीजें आती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट्स, रबर, ये सब भी तो इस्तेमाल होता है ना गाड़ी बनाने में। तो ये सब प्रोडक्ट कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट। और जो कार आखिरी में बन के आती है वो क्या होता है? फाइनल गुड। समझ गए आप? इस तरह से अब आई थिंक द डिफरेंस इज क्लियर। ग्रेट। चलिए, अब फाइनल गुड जो होता है उसकी बात कर रहा हूं। फाइनल गुड को भी आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरह से। पहला देखिए, पहले गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन गुड होते हैं, या फिर इनको हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स ये उस तरह के गुड्स या सर्विसेज होते हैं जिसे इंसान कंज्यूम कर लेता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ सर्विसेज भी आएंगे, जैसे कुछ रिक्रिएशनल सर्विसेज होती है ना, उस तरह की सर्विस भी आएंगी। पर हम उसे गुड्स में मान लेते हैं, मतलब सर्विस को भी गुड्स में मान लेते हैं, थोड़ा डेफिनेशन सिंपल हो जाएगी। अब देखिए, कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड वो होते हैं जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, जिसको हम कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड मटेरियल, एग्जाम्पल लिख रहा हूं कंज्यूमर गुड्स के। कंज्यूमर गुड बोल लो या कंजम्पशन गुड बोल लो, मतलब एक ही है। फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, क्लोथिंग, और बहुत सारी चीजें, टूथपेस्ट हो गया। ठीक है,
खाने में चिप्स विप्स, आपने कुछ भी खरीदा, पिज्जा खरीदा, केक खरीदा, फूड, क्लोथिंग, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल सर्विसेज आप बोल सकते हो उसको, रिक्रिएशनल सर्विसेज, ये सब कंज्यूम करी जाती हैं, ठीक है, और शॉर्ट टर्म होती। कपड़े भी भाई कोई लॉन्ग टर्म थोड़ी शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक। अब ये मत बोलना कि भाई मैं एक टी शर्ट 15 साल चला लेता हूं, ऐसी एक एक नॉर्मल अजम्पशन होता है। अब आप 20-25 साल चला लो तो अलग बात है, पर नॉर्मल केस में इसको शॉर्ट टर्म ही माना जाता है। तो ऐसी चीजें जो शॉर्ट टर्म होती है और जिसको कंज्यूम करते हैं, वो कहलाते हैं कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। समझ गए बात? चलिए, पर ये है फाइनल गुड्स, मतलब आपने कोई कुछ खरीद लिया खाने का, मान लो पिज्जा खरीदे, तो खा जाओगे, उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करोगे आप। ट्रांसफॉर्म करोगे तो अपने खाने के लिए करोगे, बेचने के लिए नहीं करोगे, ठीक है। तो इनका फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता या फर्दर इकोनॉमिक यूज नहीं होता, ये एक साइकिल से बाहर हो चुके होते हैं, ठीक है। पर ये टेम्पररी और शॉर्ट टर्म होते हैं। पर देर आर सम गुड्स जो कंज्यूम नहीं होते, ये तो कंज्यूम हो रहे हैं पहले वाले। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कंज्यूम नहीं होते, पर ये शॉर्ट टर्म भी नहीं होते, बहुत लंबे लंबे चलते, ठीक है। और ये कंज्यूम नहीं होते, पर आगे और चीजों को प्रोडक्शन करने में इनकी हेल्प होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, मशीन्स, टूल्स, इंप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं? आप इन्हें कंज्यूम नहीं करते और ना ही इनको आगे ट्रांसफॉर्म करते हैं, दे आर फाइनल गुड्स। कोई मशीन, मैंने फोटोकॉपी मशीन खरीद ली या कोई लेथ मशीन खरीद ली, तो वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाला, पर उसे मैं कंज्यूम भी नहीं करता। पर ये गुड्स आगे और चीजों का प्रोडक्शन करने में काफी काम आते हैं। शायद चाय का प्रोडक्शन हो गया, कपड़ों का प्रोडक्शन हो गया मशीन से, ठीक है। इन चीजों को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। दे आर ऑल्सो नॉट ट्रांसफॉर्म फर्दर, बट दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर क्वांटिटीज, अदर गुड्स, इन्हें बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मशीन टूल इंप्लीमेंट्स लिखा, और पता क्या क्या आता है इसमें? बिल्डिंग्स आती है, लैंड आता है, फिर जो रिसोर्सेज, रोड हो गया, रेलवे हो गया, ये सब कैपिटल गुड्स में आता है आपका, ठीक है। जिनको हम कंज्यूम तो नहीं करते, पर आपकी आगे वाली चीज की प्रोडक्शन में ये काफी काम आते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटल गुड्स। समझ गए? तो ये कंजम्पशन है, कंज्यूमर गुड्स है, और ये क्या है? कैपिटल गुड्स। इन्हीं का इस्तेमाल बाद में होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक जो आपको भी सिंपल लग रहे हैं, बाद में यही स्ट्रेंथ होंगे आपके, जब हम आगे डेफिसिट्स और बाकी अकाउंटिंग टर्म्स की बात करेंगे। अब एक कैटेगरी और समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। वो है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो अभी तक मैंने कवर नहीं कराया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, ये कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड के टाइप होते हैं, पर एक फर्क है। ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, ये कैपिटल गुड नहीं होते, पर एक सिमिलैरिटी इनकी कैपिटल गुड से, वो ये कि ये भी लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो होते हैं, इन्हें कंज्यूम नहीं करा जा रहा है सच, इनकी लाइफ भी बहुत लंबी होती है, बट कैपिटल गुड की तरह ये बाकी चीजों को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो होते कंजम्पशन गुड्स हैं ये, पर ये लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, ठीक। और इन्हें कंज्यूम नहीं करते, इसी कारण से कंजम्पशन या कंज्यूमर तो बोलेंगे, पर एक और शब्द हम बोलेंगे ड्यूरेबल्स, क्योंकि ये बहुत लंबे चलते हैं। तो उस तरह के कंजम्पशन गुड्स हैं ये जो बहुत लंबे चलते हैं, ठीक। तो ये सिमिलैरिटी इनकी होती है कैपिटल गुड्स से, पर होते हैं इस टाइप के। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल्स के एग्जाम्पल, पहले मैं इसको हटा दूं। हम्म तो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपके लैपटॉप हो गया, लैपटॉप, डेस्कटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, जो डेस्कटॉप, पीसी, जो बड़े डेस्कटॉप लगा के रखते हो आप, लैपटॉप होता है, टेलीविजन होता है, ये सब चीजें, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मानी जाती हैं, तो इसलिए इनको ड्यूरेबल्स बोलते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इनको बहुत शॉर्ट टर्म में आप कंज्यूम नहीं करते, बहुत लंबे जाते हैं, ठीक है, पर ये किसी और चीज के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, इसलिए इनको कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं करते। तो पहला क्या हो गया? फाइनल गुड्स से क्लासिफिकेशन, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में सब कैटेगरी बनती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। नाउ आई थिंक द स्टोरी इज क्लियर टू यू। इसी को बेस मान के कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब ये जो गुड्स बन रहे हैं आपके, इन्हीं का जो मेजरमेंट, एक देश में जितने भी गुड्स बनते हैं, उन्हीं को ऐड करके उस देश की इनकम या वेल्थ बन जाती है। पर ध्यान रखिए, किसी भी कंट्री की वेल्थ को निकालने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? हम फाइनल गुड्स ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स ऐड करेंगे? हम सिर्फ फाइनल गुड्स ऐड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम इंटरमीडिएट ऐड नहीं करते। अब उसमें कहता था, कई लोग क्या बोलते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स ऐड क्यों नहीं करते, वो भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब एक गाड़ी को बनाने में मान लो एल्यूमिनियम की शीट लगी होगी,
अब आप बोलोगे वो तो जरूरी है, उसको जोड़ना चाहिए। जोड़ा है। जो भी गाड़ी की फाइनल कॉस्ट होती है, क्या उसमें हर इंटरमीडिएट की कॉस्ट नहीं जुड़ती क्या? एक गाड़ी में लगा हुआ रबर, स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, उसकी कीमत क्या नहीं जोड़ते? ऑब्वियसली जोड़ते हैं। इसलिए अगर आपने फाइनल गुड की कीमत जोड़ ली, तो फिर उसमें इंटरमीडिएट की कॉस्ट तो अपने आप आ जाती है। समझे? अगर आपने पिज्जा खरीदा खाने के लिए, तो आपने उसमें जो बेस है आपका, जो चीज है, जो शिमला मिर्च डाली आपने, जितना कुछ भी टमाटर उसमें डाला, सबकी कीमत जोड़ी है नहीं जोड़ी है? इसलिए आप सिर्फ फाइनल वाली कीमत देखिए, इंटरमीडिएट की तो उसमें अपना जोड़ी जा चुकी होगी। पर अगर आप फाइनल को भी जोड़ोगे, इंटरमीडिएट को भी जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा? जो नहीं करना चाहिए, डबल काउंटिंग हो जाएगी। और इससे आप ओवर एस्टिमेशन कर लोगे अपनी वेल्थ का, कि आपने गाड़ी की कीमत भी जोड़ ली, रबर की कीमत भी जोड़ ली, प्लास्टिक भी जोड़ ली, अब पिज्जा में आपने पिज्जा की कीमत भी जोड़ ली, 300 रुपए का पिज्जा, उसमें टमाटर, चीज की प्राइस अलग से जोड़ दी, तो फिर डबल काउंटिंग होगी ना, जो नहीं करनी है आपको। ठीक है? इसलिए हम सिर्फ किसको जोड़ते हैं? फाइनल गुड्स। तो जब फाइनल गुड्स की सारी कीमत जोड़ लेंगे, तो पूरे कंट्री का आउटपुट या वेल्थ बन जाएगी। ठीक है? एग्जैक्ट डेफिनेशन पे भी बाद में आते हैं, पर बेस यही होता है एक्चुअली। ठीक है? पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, क्या जोड़ू मैं? कपड़े मीटर में होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन लीटर्स में होता है। ठीक। उसके बाद व्हीट प्रोडक्शन केजी में होता है, तो क्या जोड़ूं? केजी को लीटर से मीटर में जोड़ूं क्या? सबकी यूनिट अलग होती है, हर चीज के प्रोडक्शन की यूनिट अलग होती है। हम जोड़े कैसे? वी नीड अ कॉमन मेजरिंग रॉड। जब तक एक कॉमन सिस्टम डेवलप नहीं करोगे आप, तब तक आप मेजर कर ही नहीं सकते। तो वो क्या होता है? मनी। तो हम हर चीज को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके फिर उस मनी वैल्यू को जोड़ते हैं, और आपको टोटल आउटपुट मिल जाता है कि इतना वीट इतने रुपए का है, ये टमाटर इतने रुपए का है, इतना स्टील इतने रुपए का है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू आप ऐड कर। ठीक है? सो यहां से कहानी बनती है दैट सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज डाइवर्स कमोडिटीज गिव अस द मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। अब एक ध्यान दीजिएगा, जब हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, जैसे हमने टूथपेस्ट की बात कर ली, खाने की बात कर ली, तो इसमें जब हम चीजें बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं एक फैक्ट्री, जहां पे लेटस से क्या बन रहा है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रेड बन रही है मान लीजिए। ठीक है? अब अगर मैंने बोला कि एक फैक्ट्री में 1000 kg ब्रेड बनती है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि आपको टाइमलाइन बतानी पड़ेगी ना, कि ये कब की बात कर रहे हो आप। तो कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, उसका प्रोडक्शन बताने के लिए मनी वाले टर्म में आप केजी बोलो या रुपीज बोलो। अब मैंने बोला कि एक फैक्ट्री में 1 करोड़ वर्थ ऑफ ब्रेड बन गई, 1 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ ब्रेड। बट द पॉइंट इज, कब? 1 महीने में, 4 महीने में, एक क्वार्टर में, सेमी ईयर में, पूरे ईयर में। आपको टाइम बताना पड़ता है कि वो एनुअल है, सेमी एनुअल है। ठीक है? तो कंज्यूमर, जैसे मैं बोल सकता हूं, इस फैक्ट्री में जो मैंने बनाई है, उसमें 1 करोड़ रुपीज वर्थ ऑफ ब्रेड बनती है एनुअली। अब बात बन गई। ठीक है? तो कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स, उनका जब भी आप आउटपुट बताते हैं, तो एक टाइमलाइन में बताते हैं, एनुअल, क्वार्टरली, एक्सेट्रा। और इसी को हम बोलते हैं फ्लो। तो फ्लो इज समथिंग विच इज डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम इंटरवल में होता है। बट अगर मैं आपसे बोलने वाला हूं कि भाई मेरी ब्रेड की फैक्ट्री में मशीनें कितनी हैं, उसको एनुअली नहीं बोलने वाले, क्योंकि आपकी फैक्ट्री मशीन प्रोड्यूस नहीं कर रही, मशीनें तो वहां पे हैं, वो तो लंबे सालों साल तक रहेंगी। इस कारण से मशीन का नंबरिंग की 15 मशीन से वो एक टाइम पे करते हो कि भाई आज 30 अप्रैल को मेरी फैक्ट्री में 20 मशीन है। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग जो करते हो आप, वो मेनली उस पर्टिकुलर टाइम पे करते हो, उसमें इंटरवल की बात नहीं करते आप, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक इज समथिंग विच इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक और सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं आपको। मान लो एक कंटेनर है जिसमें इतना पानी भरा हुआ है। ठीक है? अब मैंने पूछा इस वक्त कितना पानी है इसमें, तो आप बोलोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में इतना पानी है, ये स्टॉक हो गया। ठीक है? पर अगर अगले घंटे आपने इसमें पाइप लगा के पानी और जोड़ दिया, फिर मैं पूछता हूं कि अगले 1 घंटे में कितना पानी ऐड कर दिया आपने, तो फिर उसे फ्लो बोलेंगे। और पिछले स्टॉक में फ्लो ऐड करने पर आपको अगला स्टॉक मिल जाएगा कि नया पानी का लेवल क्या हो चुका है। ठीक है? तो दोनों कंपेरेबल या रिलेटेड होते हैं आपस में। एक चीज और, अगर आप स्टॉक की बात कर रहे हैं, उस स्टॉक को अगर आप लंबे टाइम तक किसी स्पेसिफिक टाइम में देखते हो, तो फिर उसे फ्लो बोल सकते हो। कि अगर मैं पिछले 10 साल से कंपेयर करता हूं कि मेरे यहां मशीन्स कितनी चेंज हुई, ठीक,
तो अगर उस लंबे इंटरवल में चेंज ऑफ मशीन्स की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो फ्लो की बात कर रहा हूं। तो किसी स्टॉक की चीज को भी अगर आप इंटरवल में देखना शुरू कर दोगे तो वो फ्लो कहला सकता है। पर अगर मशीन्स की बातें करनी है तो हमें इंटरवल लंबा रखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर कैपिटल गुड्स। समझ गए? और एक बात और, अ, अगर यहां पर मैं फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक, तो जैसे कोई नई मशीन आ गई तो वो फ्लो में एक ही बार इंक्लूड होगी जब वो नई आई है, पर स्टॉक में वो तब तब इंक्लूड होती रहेगी जब तक वो काम कर रही है। समझ गए? पर जो फ्लो मतलब जो चेंज होता है ना इंटरवल में, वो एक ही बार वो मशीन को गिना जाएगा, बार बार उसको नहीं गिना जाएगा, क्योंकि फिर तो नई मशीनें आ सकती हैं आपकी। समझ गए? तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्लो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक, चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट है। अब इसी को बेस माने कहानी आगे बढ़ाएंगे, ये देखिएगा। अब अब हम मेन टर्म पे आ रहे हैं। हम बार बार एक टर्म की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट। इस कंट्री में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका मतलब क्या होता है वो देख लीजिए आगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए, अब एक ध्यान दिया आपने, किसी भी देश का जो आउटपुट होता है, अब वो दो तरह का हो सकता है। या तो जो भी आउटपुट हमारे देश में हो रहा है, आउटपुट किसका होता है? फाइनल गुड्स का। अब ये फाइनल गुड या तो कंजम्पशन या कंज्यूमर गुड हो सकता है, या फिर एक कैपिटल गुड हो सकता है। ठीक, अब देखिए, दैट पार्ट of our final output that comprise of capital goods constitutes the gross investment of an economy। हमारे आउटपुट का वो हिस्सा जो किससे कंप्राइज करता है? कैपिटल गुड्स। हमारे आउटपुट का कैपिटल गुड्स वाला जो हिस्सा होता है ना, वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है इकोनॉमी का। मतलब कि अगर मेरे पास 100 रुपए है, उसमें 80 रुपीज में मैंने मशीन खरीदी और 20 रुपीज में टूथपेस्ट और खाने का सामान ले लिया, तो 80 मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। 20 क्या कहलाएगा मेरा? वो तो कंज्यूमर गुड्स के लिए मैंने यूज कर लिया, जिसको मैं शॉर्ट टर्म में यूज कर लूंगा। समझ गए बात? तो ये इन्वेस्टमेंट का ऑफिशियल मतलब होता है, जो हम बार बार बातें करते रहते हैं। और कैपिटल गुड्स में क्या क्या आता है जानते हैं? अभी मैंने लिस्ट बताई थी आपको। टूल्स आते हैं, मशीन्स आते हैं, इंप्लीमेंट्स आते हैं, रोड आती है, रेलवेज आती है, बिल्डिंग्स आती है, लैंड्स आते हैं, ये सब कुछ आता है। ठीक है, ये थोड़े परमानेंट इमूवेबल टाइप की चीजें होती हैं। चलिए, अब एक जरूरी चीज, हमने एक बात तो बड़े आराम से कह दी कि भाई जो कंज्यूमर वाली चीजें होती है उसको जल्दी कंज्यूम करते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, खाने का हो गया, वो सब चीजें हो गई। बट जो कैपिटल गुड्स होते हैं, जैसे मशीन, मशीन भी कोई मतलब कोई अवतार थोड़ी नहीं है किसी, मतलब वो भी तो खराब होती है ना, तो उनकी भी बात भी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मशीनों में भी क्या होता है? वियर एंड टीयर। मशीनें भी धीरे धीरे खराब होती हैं। तो अगर आपको कैपिटल गुड मेंटेन रखना है तो आपको सिर्फ नया कैपिटल गुड नहीं लाना, आपको पुराने को रिपेयर भी करना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा जाएगा आपका। तो मैंने 15 मशीनें खरीद ली और मेरा मन है कि मैं 5 और खरीद लूं, तो अगले साल 5 खरीदने पर मेरा खर्चा जाएगा, पर इन 15 की मेंटेनेंस भी तो मुझे करनी पड़ेगी। वो खर्चा भी कैपिटल गुड्स वाले में ही जाता है। समझे बात आप? इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अकाउंट्स फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ अवर कैपिटल गुड्स, जिसमें रिपेयर में पैसा जाता है। ठीक है, सो इट इज द एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ अ कैपिटल गुड। इट कैन बी योर मशीन, योर टूल्स। मान लो आपकी बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें आपको कोई भी ऑयलिंग करवानी है, पार्ट्स चेंज करवाने हैं, उनमें खर्चा होता है ना, वो सब इसी में इंक्लूड होता है। ठीक, तो कैपिटल गुड्स में सिर्फ नए कैपिटल गुड्स नहीं आते, वियर एंड टीयर जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो भी आता है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, डेप्रिसिएशन इज मेनली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मेनली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मान लो आपके पास कार है या मशीन है, अब मशीन रेगुलरली खराब नहीं होती, किसी साल वियर टियर ज्यादा हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, फिर मान लो 2 साल सही चल रही है। ठीक, तो प्रॉब्लम यह है, हम अपने अकाउंटिंग में इतना रैंडमनेस नहीं रख सकते। हमें कंसिस्टेंसी या यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है। उसके लिए एक रूल बन गया है बहुत सिंपल सा। हमारे पास जब नई मशीन या कोई कैपिटल गुड आता है, हम उसकी एक यूजफुल लाइफ मान लेते हैं कि भाई ये 20 साल चलेगा, मान लो। ठीक है, फिर जो उसकी वैल्यू होती है ना, उसको हम 20 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो मान लो कि कोई 1 लाख, 1 करोड़, जितने की भी है, इस पूरी वैल्यू को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपको किस वैल्यू मिल जाएगी? इस वैल्यू को हर साल आप कम करते रहेंगे, उसको यूनिफॉर्म वियर एंड टीयर मान लोगे, उसको आप क्या मान लोगे? डेप्रिसिएशन या एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस कारण से डेप्रिसिएशन मेनली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। पता है वो क्यों बोल रहा हूं मैं? पहले आप एक बात समझिएगा, डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द गुड। जो कैपिटल गुड की कॉस्ट है, उसको डिवाइड किससे करो आप? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। तो आपको हर साल का डेप्रिसिएशन या वेयर एंड टीयर मिल जाएगा। समझ गए? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है इस साल
मैंने डिप्रिसिएशन में 1/20 निकाला और उसको डिप्रिसिएशन में लगा दिया खर्चे में। हो सकता है एक्चुअली में खर्चा ना हुआ हो सकता है मैंने 1/20 करके हर 20-20 जो एक एक साल बना के 20 साल बन रहे हैं, उस साल का मैंने अकाउंटिंग कर तो ली, पर उस साल कुछ खर्चा ही नहीं हुआ, मशीन सही काम करती रही, पर फिर भी हम लेते हैं। उसका रीजन ये है, अगर मैं सिर्फ एक हाउस होल्ड या सिर्फ एक फैक्ट्री की बात करता हूं, एक फैक्ट्री में शायद ये कहानी ना जमे, पर जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चे तो हो ही रहे होंगे डिप्रिसिएशन के, इसलिए वहां पे नेट हिसाब सही बन जाता है। So in the economy as a whole, this concept of uniform depreciation throughout the useful life works completely fine. उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। समझ गए? चलिए, तो ये होता है मतलब इन्वेस्टमेंट का और डेप्रिसिएशन का। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमने वर्ड कौन सा सीखा अभी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। पर यहां से एक और शब्द बनता है। एक बात बताइए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कर लिया, पर क्या हमारे कैपिटल गुड जो बढ़ रहे हैं, क्या वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बराबर होते हैं? नहीं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कुछ खर्चा कहां चले जाता है कैपिटल गुड में? डेप्रिसिएशन में। उससे पुराने कैपिटल गुड सही होते हैं, नया कुछ नहीं जुड़ा। तो अगर आपको नेट चेंज फाइंड करना है इन्वेस्टमेंट का, तो फॉर्मूला देख लीजिए, एक और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां लिख देता हूं मैं, ये नेट इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हो तो क्या बनता है आपका? नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब इतना कैपिटल गुड आपका इंक्रीज हुआ है वियर एंड टीयर का खर्चा हटाने के बाद। आप देखो कितने मुश्किल टर्म होते थे, अब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़े तो कितना आराम से क्लियर हो रहे होंगे आपको। आर वी क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आपने कंज्यूमर गुड्स की बात भी समझ ली, स्टॉक्स फ्लो भी समझ लिया, और आपने इन्वेस्टमेंट भी समझ लिया, मतलब कैपिटल गुड वाली कहानी भी समझ ली। अब टोटल वाली कहानी देख लो। यहां पे टोटल फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री किसके बराबर होता है? आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज में गिन लेते हैं, उसमें रिक्रिएशनल सर्विसेज वगैरह होती हैं उसमें, प्लस आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स। इन दोनों को मिला के बनता है टोटल आउटपुट, जिसमें कि कंज्यूमर गुड का काम क्या होता है? इट सस्टेन्स द कंजम्पशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब देखिए, आज पॉपुलेशन है हमारी, हमें खाना खाना है, हमें कपड़े पहनने हैं, टूथपेस्ट चाहिए हमको, तो वो मशीनों से नहीं होता। हम अपने पूरे देश का पूरा खर्चा कैपिटल गुड्स में ही नहीं लगा सकते, हमें कंज्यूमर गुड्स चाहिए। भाई हमने सबका मशीनें बना दी तो आज खाना कौन खिलाएगा हमको? तो हमें कंज्यूमर गुड रिक्वायरमेंट होते हैं, पूरी पॉपुलेशन का कंजम्पशन नीड को वही पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए, और थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ जी, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स कौन परचेज करता है? उसको आम आदमी परचेज नहीं करता। आप जाके मार्केट में घूमते हुए सुपरमार्केट से लेथ मशीन नहीं खरीदोगे, वो कौन खरीदेगा? कैपिटल गुड्स आर परचेज बाय कैपिटल एंटरप्राइजेस ईदर। अब देखिए, इंटर मतलब कंपनी वगैरह खरीदती है इन चीजों को, कैपिटल गुड्स। हम तो कंज्यूमर गुड्स खरीदते हैं। हम घर में कोई लेथ मशीन रखता है क्या? नहीं रखते। ठीक, वही बात है। ठीक, अब जो आप कैपिटल गुड्स खरीदते हैं उसके दो काम हो सकते हैं, वो आप जानते हो कौन से दो काम? या तो कैपिटल गुड वाला खर्चा आपका मेंटेनेंस में जा रहा है, जिसको आप बोलते हो डेप्रिसिएशन, या फिर एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो कुछ हिस्सा मेंटेनेंस में जाता है और कुछ हिस्से से कैपिटल स्टॉक बढ़ जाता है आपका, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं दूसरे वाले पार्ट को? नेट इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। मेंटेनेंस वाला पार्ट क्या होता है? डेप्रिसिएशन। और ये क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट। दोनों को ऐड करके ये पूरी चीज क्या कहलाती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। समझ गए? अब ये दो काम होते हैं। अब यहां पे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, जिसके ऊपर डिस्कशन बहुत होता है इंटरव्यूज के ऊपर और क्वेश्चंस में भी, कि हमारे देश का आउटपुट रिसोर्सेस फिक्स है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो हर देश को एक डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपना खर्चा कहां पे लगाए, हम किस चीज को प्रायोरिटी दें। हम प्रायोरिटी कंज्यूमर गुड्स को दें या हम प्रायोरिटी दें कैपिटल गुड्स को, हमें डिसाइड करना होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इट्स अ ट्रेड ऑफ। अगर हमने कंज्यूमर गुड ज्यादा बना लिए तो कैपिटल गुड कम बना पाएंगे, और कैपिटल गुड ज्यादा बना दे तो कंज्यूमर गुड कम बना पाएंगे। अब देखिए, हम कंज्यूमर गुड जो है उसे जीरो तो नहीं कर सकते, पर कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जरूरी सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? ये बिल्कुल आपकी पढ़ाई की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेशन बता रहा हूं मैं आपको। कंज्यूमर गुड हम जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड आपके आज के इंजॉयमेंट की तरह है।
आप घूम रहे हो, अभी तो खैर लॉकडाउन है, जनरली बात कर रहा हूं मैं, अभी नहीं। आप घूम रहे हो, फ्रेंड से बातें कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और कैपिटल गुड जो होता है वो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, पर ध्यान रखिए, अगर आपने मशीन खरीदी तो अगले साल प्रोडक्शन बढ़ाने में ये मशीन ही काम आएगी आपकी। तो आपकी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए फ्यूचर या लॉन्ग टर्म में कैपिटल गुड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट होगा, मशीनें, रोड और ये सब बनेगा, तभी तो आगे प्रोडक्शन कंजम्पशन गुड और बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी मेहनत की तरह है कि आप अपना आज का समय या तो एंजॉयमेंट में लगा सकते हैं या फिर पढ़ाई में लगा सकते हैं। एंजॉयमेंट से आप आज खुश हो जाएंगे, ठीक, थोड़ा एंजॉयमेंट जरूरी भी होता है कि थोड़ा घूमना फिरना उस तरह से, पर मेहनत करोगे तो उसका एंजॉयमेंट आज नहीं है आपके पास। पर अगर आज मेहनत कर लिया आपने तो उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया आपने उसका फायदा कब मिलेगा आपको? 2, 5, 7, 10 साल के बाद। तब आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, समझ गए? इसलिए मेरा कहना है मेहनत अभी ज्यादा करो, अभी अपना इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स में करिए, कंज्यूमर गुड्स में नहीं करना है। थोड़ा जितना जरूरी है उतना करिए, कम करिए, उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे फिर कंज्यूमर गुड्स आते रहेंगे। ये देखिए, सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ इन द इकोनॉमी बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब यहां पे अच्छा देश, वैसे तो हालातों पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अभी के जो हालात हैं इस वक्त हम कैपिटल गुड पे ध्यान नहीं दे सकते, इन द सेंस कि भाई जनता को आज खाना भी तो देना है, हम क्राइसिस में फंसे हुए हैं। हाँ, एक चीज में हम लोग कैपिटल गुड भले ही डेवलप कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए, मेडिकल फील्ड में, टेस्टिंग की फील्ड में, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, वो सब चीजें। पर बाकी फील्ड में ये मेटलर्जी का समय नहीं है, इस वक्त आपको जनता को खाना खिलाना है, कपड़े देने, उनको चीजें देनी है, ठीक है। पर नॉर्मल टाइम की बात करी जाए, इट इज ऑलवेज अ गुड कॉन्सेप्ट टू इन्वेस्ट मोर ऑन द कैपिटल गुड्स। उससे प्रेजेंट में थोड़ी कंज्यूमर की प्रॉब्लम आती है, पर लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी आगे और डेवलप होती है, आगे और प्रोड्यूस करने के लिए एलिजिबल या कैपेबल हो जाती है, ठीक है। सो हैवी कैपिटल गुड रेज द एबिलिटी ऑफ द लेबरर्स टू प्रोड्यूस मोर गुड्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो अगर आज कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे तो कल कंज्यूमर ही ज्यादा प्रोड्यूस हो पाएगा, आपका फायदा आप ही का है, पर फ्यूचर में फायदा है, ठीक है। तो कैपिटल गुड प्रोड्यूस करने पर कंज्यूमर गुड में भी फायदा होता है फ्यूचर में। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर समय देशों को ध्यान रखना चाहिए कि कंज्यूमर गुड तो अपनी जगह पर है, पर कैपिटल गुड को भी अच्छी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो हायर प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स इनेबल द इकोनॉमी टू एक्सपैंड फॉर द फ्यूचर। अंतर समझ गए? चलिए, ओके। अब बस एक दो पॉइंट्स और बचे हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। अब देखो, सबसे जरूरी बात, आपने प्रोडक्शन की बात तो कर ली कि भाई हमने फैक्ट्री में फाइनल गुड्स बना लिया, बीच में जो थे उनको हमने क्या बोला, इंटरमीडिएट गुड्स, और फिर हमने क्या बनाया, फाइनल गुड्स। अब अभी तो आप फैक्ट्री की बात कर रहे हो, इन्हें खरीदेगा कौन? हाउस होल्ड्स, हम जैसे लोग जो घर हैं। तो द टर्म इज हाउस होल्ड्स। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? फर्म्स की बात कर रहे थे, जो फैक्ट्रीज और वो सब होते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? हाउस होल्ड। फर्म्स जो भी चीज बनाता है, अब मेनली मैं कंज्यूमर वाली चीजों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो कैपिटल गुड बनाएगा उसे कौन खरीदेगा? उसे तो फर्म ही खरीदेगा और चीजें बनाने के लिए, पर जो कंज्यूमर गुड्स है उसे कस्टमर चाहिए। भाई, डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे एक सेफ्टी पिन बना लो, एक नीडल बना लो, या एरोप्लेन बना लो, आपको कंज्यूमर चाहिए, कस्टमर चाहिए, उसे खरीदेगा, तभी तो इकोनॉमी की साइकिल चलेगी, ठीक। अब यहां पे हाउस होल्ड की बात करते हैं कि अगर हाउस होल्ड वाला जाके कपड़े या टूथपेस्ट कुछ भी खरीद रहा है, कोई भी गुड खरीद रहा है, तो उसके पास पैसे होने चाहिए। उसके पास पैसे कहां से आते हैं? हाउस होल्ड जो खरीद रहा है चीजें, जो डिमांड क्रिएट कर रहा है, उसके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? वो यहां से आ रहे हैं। द हाउस होल्ड रिसीव देयर पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज दे परफॉर्म फॉर द लेटर। जिस फैक्ट्री में कुछ बन रहा है वहीं पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं तो काम कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए मैं भारत पेट्रोलियम कंपनी में काम करता हूं, तो जो काम मैं वहां पे करूंगा उसका मुझे पैसा वहां से मिलेगा, मुझे सैलरी मिलेगी, और इस पैसे से मैं चीजें खरीदूं। कौन सी चीजें? वही चीजें जो यही कंपनियां बना रही हैं। तो जो हम इन कंपनियों में काम करके कमाते हैं, वही पैसा हम इन कंपनियों की चीजें खरीदने में लगाते हैं, तभी साइकिल पूरी होती है। तो हो सकता है बीपीसीएल कंपनी में मैं पेट्रोल या डीजल प्रोड्यूस करने में रिफाइनरी में काम कर रहा हूं, सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से जो अपनी कार चलाऊंगा ना मैं, उसमें डीजल भरवाते वक्त भारत पेट्रोलियम का कंज्यूमर में भी यही बनूंगा, मुझे खरीदना उनसे वो चीज है। मतलब मैं पूरे हाउस होल्ड्स की बात कर रहा हूं। तो हाउस होल्ड्स के लोग फर्म में जाते हैं, काम करते हैं, चीजें प्रोड्यूस करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। इस सैलरी से वो उन चीजों को जो प्रोड्यूस हुई उन्हें खरीद लेते हैं,
और यहां साइकिल बन जाती है आपकी। ठीक है, सो प्राइमरीली यही होता है सोर्स ऑफ इनकम। ठीक, तो बेसिकली हम अब यहां टेक्निकल बात सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के हिसाब से। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में चार तरह के इनकम सोर्सेज माने जाते हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इनमें से टाइप में आते होंगे। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, बट जब जॉब करेंगे मैं तब की बात कर रहा हूं। ये देखिए चार तरीके, और दिस इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा इसको, हाँ ये रहा, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो दीज आर दी फोर कैटेगरीज ऑफ इनकम। पहला, contribution made by the human labor, remuneration for which is called wage। तो कई बार इंसान लेबर की तरह काम करता है। देखो लेबर एक जेनरिक मतलब है, सिर्फ फैक्ट्री का लेबर नहीं। आप किसी आईटी कंपनी में हो, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, किसी भी तरह की कंपनी में हो, अगर आप कुछ उस कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, सो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और जिसके बदले में रेमुनरेशन मिलेगा आपको, वो क्या कहलाता है? वेज। तो पहला इनकम का टाइप होता है वेज। आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे एग्जामिनेशन की, कुछ एग्जाम यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, वो सब हो गया, उनसे आपको जॉबें मिलेंगी, बैंक की जॉब मिले, मतलब इस तरह से जॉब मिलेगी। आप अपना काम करोगे वहां पे, उसके बदले में आपको वेज मिलेगी। उस वेज से आप इकोनॉमी में जो गुड प्रोड्यूस हो रहा है उसको खरीदोगे, उसी पैसे से आप कपड़े खरीदोगे, खाना खरीदोगे, एक्सेट्रा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस, आपको फैक्ट्री खोलनी है, आप मेरे पास आए पैसे लेने के लिए कि भाई कैपिटल दो, मैंने आपको दे दिया भाई 1 लाख रुपए रख लो, फैक्ट्री खोल लो। ठीक, अब जब आप मुझे 1 लाख रुपए वापस करोगे, साथ मुझे क्या वापस करोगे? इंटरेस्ट। या आप ये लोन किसी बैंक से भी ले सकते हो। आप बैंक से लोन लेके फैक्ट्री चालू करते हो, फिर जब प्रोडक्शन शुरू होता है, पैसे आते हैं आपके पास, प्रॉफिट आता है, आप उससे बैंक का लोन भरते हो, उसके साथ साथ क्या देते हो आप? इंटरेस्ट। तो पहला कंट्रीब्यूशन लेबर की तरह होता है, दूसरा कंट्रीब्यूशन कैपिटल की तरह होता है। ठीक है, जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब बातें बाद में देखेंगे। तीसरा, तीसरा जो कैटेगरी होती है वो होती है एंटरप्रेन्योर्स की, जो फैक्ट्री एक्चुअली खोलता है सब पैसा लेके। ठीक है, मतलब वो इंसान, मैं मान लो एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं फैक्ट्री खोल दूंगा ब्रेड की, उसमें कौन आएगा? उसमें लेबर्स आएंगे। मैं बैंक से पैसा भी लूंगा, लेबर्स को वेज देना पड़ेगा, और जो बैंक से पैसा लिया उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और मैं फैक्ट्री क्यों खोलूंगा? मुझे क्या मिलने वाला है उससे? मुझे प्रॉफिट मिलेगा। 100 रुपए लगा के अगर मैं अपनी चीज 120 की बेचूंगा, तो 20 रुपए मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए? और आखिरी चीज, फोर्थ कैटेगरी इज फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे फैक्ट्री खोलनी है तो मुझे कोई लैंड या प्लॉट लेना पड़ेगा। जिस इंसान से भी प्लॉट या लैंड लूंगा मैं, जिस पे फैक्ट्री खड़ी करूंगा मैं, वो इंसान बदले में क्या लेगा मुझसे? रेंट। समझ गए? तो अब सिंपल बात, मुझे एक छोटा सा फ्लोर मिल खोलना है, तो मैंने पहले एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली, उसको मैं रेंट दूंगा। फिर मैंने पैसा लिया बैंक से, उनको मैं इंटरेस्ट दूंगा। और फिर मैं लेबर्स को लेके आ गया कि भैया काम करो यहां पे, और उनको उसके बदले में वेज दूंगा मैं। और पूरा खर्चा तो मेरा हो गया, फिर मैं चीज को बेचूंगा फ्लोर को, जो फायदा हुआ प्रॉफिट वो मेरे पास आ गया। ठीक, तो चार क्या हो गए? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। बस यही चार कैटेगरी होती है जिससे हाउस होल्ड या इकोनॉमी में इनकम जनरेशन हो रहा है, और इसी पैसे से वो गुड खरीदा जाता है जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? कंपनीज या फर्म्स। तो साइकिल पूरी रहती है आपकी। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, ये देख लीजिए, उसके बाद कहानी बाद में होगी। ये देखिए, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपने देखा एक सर्कुलर फ्लो होता है, हम कंपनियों से कमाते हैं और कंपनी की चीजों में ही, चीजों को खरीदने के लिए हम उस पैसे को खर्च करते हैं, एक साइकिल बनती है। अब एक ध्यान दीजिएगा, यहां पे इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मॉडल्स। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। आज हम जो मॉडल की बात करने वाले हैं वो है सिंपल इकोनॉमी। आपने ध्यान दिया, जिस साइकिल की बात मैं कर रहा हूं इसमें कोई लीकेज नहीं, मतलब कि मैंने गवर्नमेंट की बात नहीं करी, मैंने ट्रेडिंग की। कई बार ट्रेड होता है कि हम कहीं से इंपोर्ट कराते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं करी, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं टैक्सेस की बात नहीं कर रहा। मैं एक सिंपल केस ले रहा हूं, बिल्कुल द मोस्ट सिंपलेस्ट केस, सिंपलेस्ट मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इकोनॉमी। वहां की बात हो रही है। अपकमिंग क्लास में मैं और चीजें इंक्लूड करता जाऊंगा, क्या? टैक्सेस लाऊंगा, गवर्नमेंट की बात करूंगा, सब्सिडी की बात करूंगा, एक्सेट्रा। उसको अपने मॉडल में लाते रहेंगे तो हमारा एक्चुअल मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला भी आराम से बन जाएगा। आज सिंपल वाले की बात। ठीक है, तो सिंपल इकोनॉमी में एक बहुत सिंपल सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो मैंने समझाया अभी आपको। ठीक, अब इस सिस्टम में लीकेज नहीं होता। तो सिंपल इकोनॉमी का जब अजम्पशन लेते हो ना, तो फिर उसमें लीकेज नहीं होता। लीकेज इन द सेंस, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो चारों कैटेगरी थी, ये चारों कैटेगरी इनकम की, जितना इनकम सबको मिली है,
एग्जैक्टली उतना ही खर्चा हो गया जितने फर्म्स ने भी गुड्स बनाए थे उनको खरीदने में। मतलब जितना लोगों ने पैसा कमाया उतना ही खर्च कर दिया गुड्स खरीदने में। तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में बैलेंस मूवमेंट हो रहा है। इसको सिंपल इकोनॉमी वाला मॉडल बोलते हैं। सो सम टोटल ऑफ द रेम्युनरेशन अर्न्ड बाय द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये रहे चार फैक्टर्स आपके, चार फैक्टर्स, इन सब को ऐड करने पर ये किसके बराबर हो जाएगा? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं वो एग्जैक्टली चारों टाइप की इनकम के बराबर होगा, इसलिए सिस्टम में क्या नहीं है? लीकेज। बाकी फैक्टर्स रियल लाइफ में होते हैं जिसको हम लोग बाद में अपने मॉडल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट बात जो मैंने बात समझाई आपको, इसके फाइनल डायग्राम देख लो, फिर कहानी खत्म। तो जो बात हमने सीखी वो ये सीखी, एक हमारी ये बनी है फर्म्स जो गुड्स बना रही हैं फर्म, और एक हम हैं हाउस होल्ड में बैठे हुए हैं जो चीजें खरीदते हैं, हाउस होल्ड। ठीक, अब यहां देखिएगा सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहां से यहां हम लोग जॉब पे जाते हैं फैक्ट्री में। हम लोग क्या देते हैं फैक्ट्री को? हम फैक्टर हैं। हम अपनी सर्विस देंगे और बदले में सैलरी लेके आएंगे, या रेंट लेके आएंगे, इंटरेस्ट लेके आएंगे, या प्रॉफिट लेके आएंगे। सो पहले हम फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को, और उस कंट्रीब्यूशन के बदले फर्म हमें क्या देता है? फर्म हमें देता है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। और आप जानते हैं फैक्टर पेमेंट चार तरह का हो सकता है। ये देखो चार तरह के बताए थे मैंने आपको। ठीक है, अब हमारे पास पैसा आ गया। अब हम उस पैसे को खर्च करेंगे। हम दोबारा फर्म के पास जाएंगे कि भाई ये लो पैसे, और हमने स्पेंडिंग क्यों करी? क्योंकि फर्म हमें इस पैसे के बदले क्या देगा? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें जरूरत है। इसको बोलते हैं, जो बनाए इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, क्योंकि अभी हमने कोई और फैक्टर या लीकेज की बात नहीं करी है, जो हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे। ये है सिंपल इकोनॉमी। समझ गए? सो यहां देख लीजिए, हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज फर्म को दी तो उन्हें फैक्टर पेमेंट मिल गया, और हाउस होल्ड को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए थी जिसके लिए उन्होंने पैसा स्पेंड कर दिया। यहां पे जरूरी बात पता है क्या है? यहां पे चीजें बराबर है आपस में। कैसे बराबर है ये देख लो। आप यहां देख लो, आपने स्पेंडिंग करी और आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल गए, ये ऊपर वाला ब्रैकेट हो गया, और इधर आपने फैक्टर सर्विस दी, आपको पेमेंट मिल गया। ये दोनों चीजें आपस में बराबर होंगी। मतलब कि जितना पेमेंट मिल रहा है ना आपको, उतना ही गुड्स एंड सर्विस में पूरा स्पेंड कर दे रहे हो आप। मतलब जितना आप फैक्टर कंट्रीब्यूशन देके कमा रहे हो, उतना पूरा आप गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए फर्म को दे रहे हो। इसलिए एक परफेक्ट साइक्लिकल रिलेशन बनता है। यहां पे जितना कमाया उतना ही खर्च करते, तो इसलिए कंप्लीट सर्कल बनता है। यहां पे लीकेज नहीं है। ठीक है, ये यहां पे कहानी। अब देखिएगा, इसी कारण से अगर मुझे इकोनॉमी में मुझे टोटल आउटपुट मेजर करना है, भाई मेरा पर्पस क्या था? इनकम अकाउंटिंग या वेल्थ अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग करने के लिए पूरी इकोनॉमी के लिए मैं कोई भी पॉइंट, क्योंकि आपस में बराबर है सारे, मैं टोटल स्पेंडिंग की बात मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेशन कर सकता हूं, मैं गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर सकता हूं, प्रोडक्ट की बात कर सकता हूं, मैं फैक्टर पेमेंट की बात कर सकता हूं, मैं सर्विस की, मैं जिस भी पॉइंट, एक पॉइंट है, चार बने आपके पास, मैं कोई भी एक उठा लूंगा, वहां पे एडिशन करने पर मेरा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। और इसी चीज के बेसिस पर हमारे बनते हैं तीन मेथड्स, मेनली तीन मेथड होते हैं। देर आर थ्री मेथड्स टू मेजर द फाइनल आउटपुट इन द इकोनॉमी। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब ये जहां पे आप खर्चा कर रहे हो ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड मतलब ये, प्रोडक्ट मेथड मतलब गुड्स एंड सर्विस जो मिल रहे हैं आपको, और ये है आपका इनकम मेथड, जो आप इनकम कमा रहे हो किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। तो उनके बेसिस पर ये तीन मेथड होते हैं आपके, एक्सपेंडिचर खर्चे के ऊपर, प्रोडक्ट मतलब जो गुड्स एंड सर्विस मिली आपको, और इनकम मतलब कितना फैक्टर पेमेंट कमा रहे हो आप। ठीक, अब ये है वो कहानी जहां पे मैं आज का क्लास खत्म कर रहा हूं, और अगली क्लास से मैं इन तीनों मेथड्स की डिटेलिंग करूंगा, और हम अगली क्लास में किस चीज पर आ जाएंगे? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, बहुत तरह की, अभी तो कुछ बताई, बहुत सारी और होती हैं। फैक्टर कॉस्ट होती है, मतलब फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आती हैं, पर उनका बेसिक्स यहीं पे बनता है। तो अगली क्लास में ये पूरी कहानी कवर करके हमारी इनकम अकाउंटिंग की कहानी
पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी फर्स्ट क्लास। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स कि आपको कैसा लगा कंटेंट। अगली क्लास में हम लेवल अप करेंगे और इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, बट प्लीज इस क्लास को देखे बिना आपको अगली चीजें समझ में नहीं आएगी, बिकॉज मैं आज की यूज करी गई चीजों का ही रेफरेंस लूंगा और किताबों में डेफिनेशन में भी इनका ही नाम होता है। तो जब जब तक आपको इन चीजों का मतलब नहीं पता, कैपिटल गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल्स का मतलब क्या होता है, तब तक आप इन डेफिनेशंस को नहीं देख सकते, जब तक आपको चारों फैक्टर्स का मतलब ना पता हो। ठीक है, तो होपफुली चीजें पसंद आई होगा आपको। फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। दैट इज माई फीडबैक फॉर दी अपकमिंग क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक इस वीडियो को जरूर पूरा देख लीजिएगा और कहानी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।